अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस जर्नी इनटू द हिस्ट्री ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे एक सपना, सर सैयद अहमद खान का सपना, एक छोटे से मदरसे से शुरू हुआ और कैसे वो सपना एक तहरीक बन गया। दोस्तों, एएमयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है, एक सफर है, स्ट्रगल की, सैक्रिफाइस की और सक्सेस की। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब पूरी कौम अंधेरे में थी। एक ऐसी रोशनी जो पूरे हिंदुस्तान के तालीम के मंजर को बदल गई। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि माओ कॉलेज भी इसी मॉडल पर बनेगा और जब वापस आए तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी, ट्रांसलेशन वर्क और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट जैसी चीजों के जरिए नए इल्म को लोगों तक पहुंचाए। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस सेकंड पार्ट में हम इसी सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। देखेंगे कैसे माओ कॉलेज ने अपनी पहचान बनाई, कैसे सर सैयद के ख्यालात ने पूरी एक नस्ल को रोशन किया और कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनकर ये जगह एक तहजीबी मरकज बन गया। तो आइए चलते हैं इस दास्तान के अगले पन्ने की तरफ, अलीगढ़ के दिल से एक नई कहानी की तरफ। 1909 ईस्वी के मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स का हक मिला। ये हक इसीलिए मिला क्योंकि मुस्लिम लीडर्स ने आर्ग्यू किया कि मुस्लिम्स एक अलग कौम है जिनके सियासी इंटरेस्ट हिंदूज से अलग है। सर सैयद का सबसे बड़ा सपना था एक यूनिवर्सिटी। उनका कहना था कॉलेज अपनी जगह अहम है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी बनी तो उसका असर पूरे हिंदुस्तान पर होगा। उनके बाद ये सपना उनके शागिर्दों ने अपना बना लिया। 1911 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पहली दफा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रपोजल रखा गया और 1912 में ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने अलीगढ़ आकर कहा, यस वी सपोर्ट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन हर सपने के रास्ते में रुकावट भी होती है, फंड्स की कमी। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए थे। इसके लिए मुस्लिम लीग और एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने फंड्स राइजिंग शुरू किए। नवाबों, राजाओं और आम मुसलमानों तक ने अपने जेब से पैसे दिए। मुखालिफत, कुछ हिंदूज के लीडर्स को लगता था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने से मुस्लिम्स और अलग हो जाएंगे। कुछ उलमा को भी लगता था कि यहाँ अंग्रेजी तालीम ज्यादा होगा और दीन कम। लेकिन अलीगढ़ के लीडर्स ने सबको कन्विंस किया कि ये यूनिवर्सिटी हमारे मुस्तकबिल के लिए कितना जरूरी है। 1920 के आसपास सारे इफोर्ट्स रंग लाने लगे। यूनिवर्सिटी बनाने का काम फाइनल स्टेजेस में था। इस वक्त अलीगढ़ के टीचर्स और स्टूडेंट्स में बहुत जज्बा था। हर कोई कहता था ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये हमारी कौम की रोशन मुस्तकबिल है। सर सैयद ने जब माओ कॉलेज बनाया था तो उनकी सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि एक दिन ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बनकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज होगा। 1920 ये वही साल था। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 पास किया और माओ कॉलेज बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ये सिर्फ एक तालीमी मुसासा नहीं था बल्कि एक कौमी पहचान का नया मरकज बन गया। एएमयू के बनने के बाद इसके अंदर नई फैकल्टीज खुली, आर्ट्स, साइंस, थियोलॉजी, सोशल साइंसेज, कॉमर्स और जल्द ही लॉ और मेडिसिन के प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। यहाँ तालीम का स्टैंडर्ड ऐसा था कि उस वक्त के इंग्लिश यूनिवर्सिटीज से कंपेयर किया जाता था। एएमयू का कैंपस मॉडर्न आर्किटेक्चर, हॉस्टल्स, लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज के लिए मशहूर हो गया। 1920s में भारत की सियासत भी एक नई मोड़ पर थी। एक तरफ गांधी जी कांग्रेस के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही थी। अलीगढ़ के टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों तरफ के डिबेट्स में शामिल होते थे, यानी एएमयू हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लेबोरेटरी बन गया। 1919 में खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुआ। मुस्लिम्स चाहते थे कि टर्की का ऑटोमन कैलिफेट बचा रहे। अलीगढ़ के स्टूडेंट्स भी इस जज्बे से भरे हुए थे। कई स्टूडेंट्स ने अपनी क्लासेस छोड़े और खिलाफत मूवमेंट में शामिल हो गए। यहाँ तक कि कुछ टीचर्स ने भी अपना रोल अदा किए। लेकिन जब खिलाफत मूवमेंट फेल हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते अलग हो गए, तब
एएमयू में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ कि मुसलमानों का असली सियासी मुस्तकबिल कहाँ है। 1920s और 30s के दौर में एएमयू में दो तरह की सोच उभर कर सामने आई। पहला मॉडर्निस्ट सोच, जो कि सर सैयद के सोच को फॉलो करते थे। ये कह रहे थे कि मुसलमानों को इंग्लिश एजुकेशन और साइंस की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कौमी सियासी सोच, ये लोग मुस्लिम लीग के करीब हो रहे थे और कह रहे थे कि बिना पॉलिटिकल पावर के मुसलमानों का मुस्तकबिल सेफ नहीं है। दोनों सोच के दरमियान डिबेट्स होती रहीं और इसी से एक सियासी शऊर स्टूडेंट्स में पैदा होता गया। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे। पूरे भारत में इसकी मुखालिफत हुई। साइमन गो बैक के नारे लगे। एएमयू के स्टूडेंट्स ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये इस बात का सबूत था कि एएमयू के स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास में ही नहीं, भारत के हर सियासी इशू में अपनी आवाज उठाते थे। 1930s में एएमयू के स्टूडेंट्स में एक नया जज्बा पैदा हुआ। कुछ कांग्रेस के साथ हो लिए और गांधी जी का साथ दिए, कुछ मुस्लिम लीग के करीब हो गए और कुछ एक इंडिपेंडेंट कौमी रास्ता ढूंढने लगे। 23 मार्च 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसे आमतौर पे पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये वक्त हिंदुस्तान की सियासत का सबसे नाजुक मोड़ था। उस वक्त एएमयू एक ऐसी जगह थी जहां पर मुसलमान तलबा और टीचर्स अपने मुस्तकबिल पर गहरी चर्चा कर रहे थे। सर सैयद के सोच के दो पहलू थे। एक तरफ उनका मानना था कि मुसलमानों को अपनी कौमी शनाख्त बचानी चाहिए और दूसरी तरफ उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के अंदर रहकर प्रोग्रेस करने की बात की। 1940 के बाद कैंपस के अंदर दोनों सोचों का असर था। कुछ स्टूडेंट्स मुस्लिम लीग से मुतासिर हुए और कुछ स्टूडेंट्स कांग्रेस और एक यूनाइटेड इंडिया के साथ खड़े रहे। यानी एएमयू एक तरफ से मुस्लिम लीग की सियासत का मरकज भी बना, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम एकता और आजादी की लड़ाई की भी आवाज उठती रही। उस दौर में एएमयू के स्टूडेंट्स सियासत में बहुत एक्टिव थे। कुछ स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के ख्याल को सपोर्ट किया, लेकिन वही दूसरे स्टूडेंट्स ने आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस के आंदोलन में हिस्सा लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि तलबा पॉलिटिक्स में दो हिस्सों में बंट गए थे, लेकिन उनका फाइनल गोल एक ही था, आजादी और मुसलमानों की बेहतरी। मोहम्मद अली जिन्ना कई दफा एएमयू आए और उन्हें स्टूडेंट्स ने सपोर्ट भी किया, लेकिन इसी दौर में कांग्रेस के कई लीडर्स भी एएमयू में आए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी। इसका मतलब ये है कि एएमयू किसी एक सियासी कैंप का हमेशा से साथी नहीं रहा, बल्कि ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेटिंग ग्राउंड था, जहां स्टूडेंट्स हर पर्सपेक्टिव को सुनते और अपना स्टांस तय करते। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। इस वक्त कई एएमयू के स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया था, जबकि कुछ स्टूडेंट्स दूरी भी बनाए रखे। 1940 से 47 के बीच कम्युनल टेंशन्स बढ़ रहे थे, लेकिन एएमयू के अंदर कई वॉइसेस ऐसी थी जो कि हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देती रही। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने बार बार कहा, चाहे जो भी हो, तालीम और अमन को बरकरार रखना है। इस सियासी हलचल के बावजूद एएमयू ने अपना असली मिशन इल्म और तालीम कभी नहीं छोड़ा। इसी वक्त एएमयू में कई नए डिपार्टमेंट्स खुले और रिसर्च का सिलसिला जारी रहा। यानी सियासत के बावजूद भी एएमयू अपने फाउंडेशन नॉलेज पर कायम रही। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। जय हिंद। पार्टीशन के वक्त एएमयू में जज्बाती हालात थे। कई स्टूडेंट्स और प्रोफेसर पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत से लोग इंडिया में ही रहे। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद ने कहा, एएमयू का फ्यूचर इंडिया के साथ है और ये यूनिवर्सिटी इस देश की तरक्की का
हिस्सा बनेगी। 1947 के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आजादी के बाद इस नए भारत में क्या दर्जा मिलेगा। कुछ लोग कहते थे कि एएमयू को एक कौमी मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहना चाहिए। खासकर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक भारत की यूनिवर्सिटी है और ये हमेशा सेक्युलर फ्रेमवर्क में ही चलेगी। इसी डिबेट के नतीजे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 दोबारा रिव्यू किया गया और कंफर्म हुआ कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका मिशन सेक्युलर होगा, लेकिन इसके मुस्लिम हेरिटेज और तहजीब को रिस्पेक्ट किया जाएगा। पार्टीशन के तुरंत बाद कम्युनल टेंशंस बढ़ रही थी। इस वक्त कई शख्सियत ने एएमयू के अंदर खड़े होकर पैगाम दिया कि हमारा मुस्तकबिल भारत के साथ है। एएमयू को देश की तरक्की का हिस्सा बनाना है। जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा, अलीगढ़ की दीवार से निकलने वाली रोशनी भारत के मुस्तकबिल को रोशन करेगी। 1947 से 1960 के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई नए रिफॉर्म्स लाए गए। साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स को एक्सपेंड किया गया। लॉ, मेडिसिन और सोशल साइंस को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। वुमेन्स एजुकेशन पर भी ज्यादा फोकस शुरू हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मिशन अब सिर्फ एक कौम तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के लिए प्रोफेशनल्स और लीडर्स तैयार करने थे। 1947 के बाद मुस्लिम कम्युनिटी एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक सेटबैक फेस कर रहा था। ज्यादातर एजुकेटेड मुस्लिम्स या तो पाकिस्तान चले गए या फिर अपनी जॉब और जगह खो चुके थे। इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक नया रोल अपनाया, भारत के मुसलमानों को तालीम से एम्पावर करना, ताकि वो देश के अंदर अपना मुकाम दोबारा बनाए। ये वही रोल था जो सर सैयद ने 1875 में सोचा था, लेकिन अब नए हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में। 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को एक सेक्युलर रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था। इसके साथ ही एएमयू का दर्जा और भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अब ये एक सिंबल था मुस्लिम एजुकेशन और सेक्युलर डेमोक्रेसी के को एग्जिस्टेंस का। एएमयू के स्कॉलर्स ने बार बार कहा, हमारा असल पैगाम सेक्युलरिज्म के साथ अपने तहजीब के अंदर जिंदा रहना है। 1960s के दौर में एएमयू ने अपना असली फोकस एजुकेशन और रिसर्च की तरफ बढ़ाया। इस वक्त कई नए डिपार्टमेंट्स खोले गए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में नए कोर्सेज, मेडिकल कॉलेज को और मजबूत बनाया गया। सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में रिसर्च का स्कोप बढ़ाया गया। लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज को एक्सपांड किया गया, जिससे एएमयू एक मॉडर्न रिसर्च हब बनने लगा। ये वही दौर था जब एएमयू का नाम सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहचाना जाने लगा। 1960s में एएमयू के स्कॉलर्स और ग्रेजुएट्स मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएसए तक पहुंचने लगे। कई लोग यूएनओ, डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अपना रोल अदा कर रहे थे। इसी वजह से एएमयू को एक ग्लोबल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सेंटर के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन एकेडमिक्स के साथ एक डिबेट और भी खड़ी हो गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आइडेंटिटी क्या है। एएमयू एक तरफ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी जो कि सेक्युलर फ्रेमवर्क में चलती थी, दूसरी तरफ इसका नाम और तारीख एक मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट से जुड़ा था। 1965 में फिर से एक बार सरकार और एएमयू के तलबा और प्रोफेसर्स के बीच डिबेट छिड़ गया। क्या एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है? क्या इसका मिशन स्पेशल और मुस्लिम एजुकेशन है या फिर सबके लिए एक जनरल नेशनल यूनिवर्सिटी? ये सवाल अगले दशकों तक घूमता रहा और कोर्ट तक गया। तो दोस्तों, ये था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सफर का दूसरा अध्याय। एक दौर जहां तालीम, तहजीब और तहरीक एक साथ चल रही थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जज्बा और असली इम्तिहान आप देखेंगे अगले और अंतिम पार्ट में। वो लास्ट पार्ट ही बताएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना रंग और रोशन रास्ता आज तक जिंदा कैसे रखा। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। आपके जज्बात और सोच ही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मिलते हैं बहुत जल्द लास्ट चैप्टर में एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब।